Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss few more questions from CSIR NET September 2022 question paper. Questions are from linear algebra. Linear algebra के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए हैं, ये उसी सीरीज का सेकंड वीडियो है. इनकेस आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. द क्वेश्चन सेज दैट सपोज A and B are similar matrices, that is there exists an invertible matrix S such that A equals to S be A inverse. Then which of the following is need not to be true. अब यहां से इस क्वेश्चन में यहां मिसप्रिंट थी, इस वजह से CSIR के थ्रू ये क्वेश्चन हटा दिया गया. अब यहाँ से सिमिलर मैट्रिसेस की, तो आपको यहाँ पे टारगेट करना है सिमिलर रियल मैट्रिसेस. अगर सिमिलर रियल मैट्रिसेस है कोई भी दो मैट्रिक्स, इफ A इज सिमिलर टू मैट्रिक्स B then there exists invertible matrix P such that A कैन बी रिटन एज P इनवर्स AP की फॉर्म में यहाँ से हमारे पास लिखी जा सकती है. तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर सिमिलर होगी तो उनका डिटर्मिनेंट, उनके आइगन वैल्यूज, करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होगा. तो अब अगर यहाँ से हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमिलर टू ट्रांसपोज ऑफ B. अब हमने यहाँ से कह दिया आइगन वैल्यू सेम है, आइगन वैल्यू सेम है तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी सेम आएगा, और सम ऑफ आइगन वैल्यू सेम आएगा, सीधी सी बात है ट्रेस सेम हो गया. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा. हमें फॉल्स बताना है, नीड नॉट टू बी ट्रू बताना है, तो फर्स्ट तो ट्रू होगा ही होगा. मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A इज सेम एज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B. हाँ जी, मिनिमल पॉलिनोमियल भी सेम है. ट्रेस खैर हमने कह ही दिया है सेम आएगी. सॉरी, यहाँ ट्रांसपोज की बात कही थी, ट्रांसपोज भी सेम आएगा यहाँ से. तो अब अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज सेम आएगा. यहाँ मैंने गलती से ट्रेस एक्सप्लेन कर दिया, बट ट्रांसपोज भी यहाँ से इनका सेम होगा. जो सेम नहीं होता है वो होती है यहाँ से इसकी रेंज ऑफ A नीड नॉट टू बी सेम एज रेंज ऑफ B. तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, नीड नॉट टू बी ट्रू. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is from part C. The question says that let V be the vector space of polynomial fxy belongs to Rxy with total degree less than 3. Let T V to V be the linear transformation given by del x. Then we have to find which of the following is our correct option here. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमारे पास एक ही डिग्री का पोलिनोमियल हो तो डायमेंशन उसकी क्या होगी. अगर पोलिनोमियल एक ही डिग्री का है x का तो इसकी डायमेंशन हमारे पास n+1 लिखी जाती है. अब जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो डिग्री का पोलिनोमियल दो डिग्री का पोलिनोमियल तो दिया है, तो x और y में दिया हुआ है पोलिनोमियल, तो इसके केस में डायमेंशन आएगी n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. तो अब अगर हम यहाँ से डायमेंशन देखें, इसकी डायमेंशन आ क्या जाएगी, n की वैल्यू हमने 2 लेनी है, तो डायमेंशन आ जाएगी 2 + 1 3 इंटू 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2. सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आएगी 6. इसकी डायमेंशन होगी हमारे पास यहाँ से 6. तो अब अगर इसके लिए हम बेसिस राइट आउट करें, इसका बेसिस हमारे पास क्या बनेगा, इसका बेसिस हमारे पास बन जाएगा 1x x² y y² xy. ये हमारे पास यहाँ से इसका बेसिस बन जाएगा. 6 डायमेंशन होगी हमारे पास इसकी 3 3 6. तो अब अगर हम यहाँ से डेल बाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0. तो अब अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स प्लॉट करें, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 1x x² y y² xy की कोफिशिएंट रेस्पेक्टिवली यहाँ से 1x x² y y² xy की कोफिशिएंट. 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में 0 आएगा, तो सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ से 0 में गए. अब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का डिफरेंशिएशन वैल्यू आएगी 1, कांस्टेंट में गई ये आएगा 1, रेस्ट वैल्यूज आर हियर 0. रेस्पेक्टिवली x² का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो x का कोफिशिएंट 2 आ गया, बाकी सारे कोफिशिएंट आ गए 0. y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से y y² इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है. नेक्स्ट है xy का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा y, तो y का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, बाकी सारे कोफिशिएंट आ गए 0. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से एक रो ये, सेकंड रो ये और थर्ड रो ये तीन नॉन जीरो रोज आ रही, बाकी सारी 0 रोज आ रही है. तो अगर सारी 0 रोज आ रही है तो इसका रैंक हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, रैंक तो आ गई हमारे पास यहाँ से 3. रैंक अगर 3 आई है हमारे पास, तो इसके केस में हमारे पास यहाँ से नलिटी क्या आ गई, नलिटी भी 3 आ जाएगी. तो अब अगर ऑप्शंस में देखें, यहाँ से हम देख सकते हैं द नलिटी ऑफ T इज एटलीस्ट 3. तो यहाँ से एटलीस्ट 3 तो आई है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. नलिटी यहाँ से इसकी 3 आई है.
द रैंक ऑफ एटलीस्ट 4 तो रैंक है नहीं, रैंक ही हमारे पास 3 आई है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। द रैंक इज एटलीस्ट 3, तो हाँ जी रैंक 3 आई है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। 3 इज इन्वर्टेबल, यहाँ से रैंक 3 है, नलिटी 3 है, नलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होने के केस में ही डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो ये इन्वर्टेबल होगी नहीं। सीधी सी बात है, यहाँ से आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी नहीं दिख रही है, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is also from part C. The question says that let W be the space of C linear combination of the following function f1, f2, f3 और f4 functions दिए। T be the linear operator on W given by the complex differentiation. Which of the following statement are true? हमें find out करना है कौन सा statement यहाँ से true होगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें पहले चेकआउट करना है यहाँ से ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिए। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिए हुए तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं C1F1। C1 अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं ये तो लिखते हैं CI इक्वल्स टू 0, I इक्वल्स टू 1 टू n, n की वैल्यू यहाँ से 4 तक है तो 1 टू 4, तो C1 F1 में साइन Z है तो C1 साइन Z आ गया, प्लस C2 F2Z विच इज कोस Z, प्लस C3 साइन 2Z आ जाएगा, प्लस C4 कोस 2Z इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं whenever z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 लेंगे उस केस में हमारे पास क्या आएगा, साइन 0 0 में गया, साइन 2z 0 में गया, तो ओवरऑल क्या आएगा C2 प्लस C4 इक्वल्स टू आ गया 0। इन केस z इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से पाई लिख दे तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ C2 प्लस ऑफ C4 इक्वल्स टू 0 तो आएगा। दिस वन इज इम्प्लाइंग इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो C2 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू 0 आ गए, दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 में गई। अब नेक्स्ट वैल्यू पे देखते हैं, अगर हम यहाँ से z इक्वल्स टू पाई ले लेते हैं, पाई बाई 2 ले लेते हैं तो C1 माइनस C4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, इम्प्लाइज C4 तो पहले से 0 था तो C1 भी 0 आ गया। इसी तरीके से z इक्वल्स टू अगर पाई बाई 4 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C3 इक्वल्स टू 0, C1 C2 C3 C4 सारे 0 है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे CI 0 है तो उसके केस में ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन, और यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 फंक्शंस बने तो चारों की डायमेंशन होगी हमारे पास यहाँ से 4। अब अगर हम यहाँ से देखें इसकी डायमेंशन तो है हमारे पास 4, तो यहाँ से 4 डायमेंशन होने से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। अब अगर हम बाकी को हम इसको प्लॉट करें तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेटर ऑफ डब्ल्यू विद कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन जेड से दिया हुआ है हमें फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अगर बेसिस में देखें साइन जेड कोस जेड साइन 2z कोस 2z ये तो है, तो साइन जेड का कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन कोस जेड आएगा, कोस जेड का कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन जेड आएगा, रेस्पेक्टिवली साइन 2z का कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन, साइन 2z का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 कोस ऑफ 2z आ गया। इसी तरीके से अगर अब हम यहाँ से देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ 2z इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ 2 ऑफ साइन 2z। तो अब अगर हम यहाँ से इसको ग्राफ मैट्रिक्स में प्लॉट करें, इसमें कोस z आ रहा है तो यहाँ हम लिख देते हैं f1 फंक्शन, f2 फंक्शन, f3 फंक्शन, f4 फंक्शन, रेस्पेक्टिवली f1 f2 f3 f4 फंक्शन आ गए। साइन z को प्लॉट करें, साइन z में क्या आ रहा है कोस z, तो कोस z f2 फंक्शन है तो यहाँ वैल्यू आएगी 0 1 0 0। f2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस ऑफ f1 तो माइनस 1 0 0 0। f3 की वैल्यू 2 इंटू f4 तो 2 इंटू f4 यहाँ 2 आएगा, बाकी हर जगह 0, इसके लिए माइनस 2 यहाँ आएगा, बाकी सारी वैल्यू 0। तो अब अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास कौन सी जॉर्डन ब्लॉक बन रहे हैं, एक तो जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 2x2 का, ये रहा, एक जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है 2x2 का, ये रहा। अब अगर इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से इस जॉर्डन ब्लॉक के लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे x² + 1 आएगी, x² + 1 आ गई, और इस जॉर्डन ब्लॉक के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन x² + 4 आ गई। तो अब अगर ऑप्शंस में देखें हमें क्या कहा गया है, टी के 4 जॉर्डन ब्लॉक है, 4 तो नहीं है, टी का हमारे पास क्या आ रहा है, टी का केवल एक जॉर्डन ब्लॉक आ रहा है, तो हमें यहाँ से टी में 4 जॉर्डन ब्लॉक वाला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। टी में 2 जॉर्डन ब्लॉक है तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और द स्पैन ऑफ f1 एंड f2 इज अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ टी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से डायमेंशन 4 आई है तो यहाँ से 4 डायमेंशन होने के केस में 2 ही एलिमेंट पूरे जॉर्डन ब्लॉक को स्पैन नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ से हमारा केवल ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर यहाँ से इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को हम बिना किसी टाइम वेस्ट के कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेट a be n cross n matrix with entries in R such that a n square has rank 0 and let 0 be denote n cross
and matrix with all entries equals to 0. Which of the following statement are equivalent to the statement that A has n li eigenvectors? तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट बताना है, A has n li eigenvectors। तो अब सीधी सी बात है, अगर n li eigenvector होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स होगी हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल है और हमें यहाँ से कहा गया है an² जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास यहाँ से उसकी रैंक 0 है। इनकेस रैंक 0 है तो यहाँ से उसकी सारी एंट्रीज 0 है। अगर उसकी सारी एंट्रीज 0 है और मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके लिए सारी एंट्री a⁴k की एंट्री 0 आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कैसी मैट्रिक्स होगी? अगर इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स होगी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं अगर कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ से होगी 0 मैट्रिक्स। तो वो हमारे पास 0 मैट्रिक्स ही आएगी, तभी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होके भी हमारे पास डायगोनलाइजेबल है। तो li आइगन है तो डायगोनलाइजेबल होगी। an² की रैंक हमारे पास यहाँ से 0 है। रैंक 0 होने का मतलब उसकी सारी एंट्री 0 है, सारी एंट्री 0 है तो सीधी सी बात है वो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स का फॉर्म कर रही है यहाँ से। इस वजह से ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स जो डायगोनलाइजेबल हो 0 मैट्रिक्स होती है। तो इस वजह से हमें यहाँ से बताने कौन सा स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो अगर A हमारी 0 मैट्रिक्स होगी तभी ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।